नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पर डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि हर्मीस 900 ड्रोन को लेकर आ रही है। और ये जो ड्रोन है जिसे कि भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है, ये दुर्घटना का शिकार हो गया। हालांकि इस ड्रोन का भारतीय नौसेना के जो एक्सेप्टेंस ट्रायल थे उस दौरान हुआ है, जो कि गुजरात के पोरबंदर के तट पर हुआ है। और इस ड्रोन को तैयार कर रही है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। ये दुर्घटना दोस्तों उस समय हुई है जब अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है ये ड्रोन, इसका कम्युनिकेशन जो था वो टूट गया और ये दुर्घटना हो गई। हर्मीस 900, जिसे कि दृष्टि 10 के नाम से जानते हैं, ये एक मेल यूएवी है जिसे कि खास तौर पर ISR यानी कि खुफिया निगरानी और टोही मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि भारतीय नौसेना इसके जरिए अपने समुद्री और सीमा सुरक्षा को बढ़ाना चाहती है और ऑलरेडी भारतीय नौसेना 2 दृष्टि 10 ड्रोन्स को शामिल कर चुकी है। इसके अलावा भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी बॉर्डर पर निगरानी रखने के लिए 2 ड्रोनों का ऑर्डर दिया था। और इस दुर्घटना के बाद कई सारी चिंताएं पैदा हो चुकी हैं, खासकर की एक्सेप्टेंस ट्रायल्स के दौरान। बहरहाल इस दुर्घटना की जो है वो जांच की जा रही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन एयरफोर्स ने दोस्तों एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना में जो Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके इंजनों की मरम्मत का काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज हैं वो करेंगी। अभी इंडियन एयरफोर्स ने अपने 50 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर इंजनों की मरम्मत के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। और ये जो परियोजना है वो भारतीय फर्मों के लिए खुली है, जो कि मेक इन इंडिया पहल और आत्मनिर्भरता की दिशा में काफी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। कहा यह जा रहा है कि इंजनों की मरम्मत भारत में की जाएगी और इन्हें रखरखाव के लिए विदेश नहीं भेजा जाएगा। मतलब साफ है कि इससे भारत की घरेलू क्षमताएं भी बढ़ेंगी। और इस पूरे प्रोग्राम की निगरानी चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स के नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो के द्वारा की जा रही है, जो कि ऑलरेडी भारतीय वायुसेना की फ्लीट में रशियन मूल के हेलीकॉप्टरों का रखरखाव करता है। दरअसल इस ओवरहॉल के प्रोसेस में भारतीय प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को शामिल करके इंडियन एयरफोर्स का लक्ष्य है कि वो एक मजबूत रखरखाव बुनियादी ढांचा तैयार कर सके, ताकि हमारी विदेशियों पर निर्भरता कम हो जाए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अब वियतनाम की किलो क्लास की जो सबमरीन्स है उन्हें रिफिट कर सकता है। और ये काम करेगा भारत का हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में अपना विस्तार करना चाहता है, खासतौर से डिफेंस कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में। इसीलिए भारत इस वक्त वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों को टारगेट कर रहा है। ये कदम भारत की रणनीति का भी हिस्सा है, ताकि भारत अपने आप को यहाँ पर डिफेंस प्रोडक्ट्स के एक महत्वपूर्ण एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके। अभी वर्तमान में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की वियतनाम पीपुल्स नेवी के साथ बातचीत चल रही है। और पनडुब्बी को रिफिट करना दोस्तों काफी जटिल परियोजना होता है, जिससे पता चलता है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस तरीके के काम को करने में काफी सक्षम भी है, जो कि HSL की तकनीकी दक्षता को भी यहाँ पर प्रदर्शित करता है। यहाँ पर एक बात और सामने आई है। दरअसल जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है उसकी इंटरनेशनल रिपेयर और रिफिट परियोजना में कोई भागीदारी तो नहीं है, लेकिन इस शिपयार्ड ने पहले ही विदेशी जहाजों की सर्विसिंग करके अपने आप को यहाँ पर स्टैब्लिश भी किया है। मतलब साफ है कि HSL अब नए बाजारों में एंटर करने के लिए तैयार है। इस तरीके का जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, उसे बढ़ाने का मतलब साफ है कि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी जियोपॉलिटिक्स को मजबूत करना चाहता है और जो हमारे फ्रेंडली देश है उनकी नौसेना की क्षमताओं को भी बनाए रखना चाहता है, ताकि क्षेत्रीय चुनौतियों का मुकाबला मिलकर किया जा सके। मतलब साफ है कि चीन की ओर एक बड़ा इशारा है ये भी। दोस्तों, भारत का टेडबीएफ प्रोग्राम के बारे में तो आप सब जानते हैं कि जो कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है और इसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, फिलहाल तो हम फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं और यहाँ पर राफेल मरीन को खरीदने का मतलब साफ है कि इससे भारत के टेडबीएफ जैसा जो स्वदेशी विमान है उसके डेवलपमेंट में एक बड़ा सपोर्ट हमें मिल जाएगा। राफेल मरीन के जरिए भारतीय नौसेना काफी कुछ सीख सकती है और साथ ही साथ टेडबीएफ के लिए कुछ इनोवेटिव काम भी कर सकती है, जिससे न केवल हमारा टेडबीएफ फाइटर जेट राफेल मरीन की क्षमताओं के साथ मेल खा पाएगा, बल्कि उससे आगे भी निकल सकता है। यानी कि राफेल मरीन के साथ इंडियन नेवी को स्टेट ऑफ द आर्ट कैरियर कैपेबल फाइटर जेट के साथ सीधा संपर्क मिलेगा, जिससे कि भारतीय नौसेना काफी कुछ सीखकर उन्हें अपने टेडबीएफ प्रोग्राम में शामिल कर सकती है। अगर राफेल मरीन की बात की जाए तो इसमें एडवांस एवियोनिक्स है, जिसमें कि ISR, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं और वेपन सिस्टम्स शामिल हैं। इन सारे कंपोनेंट्स का अध्ययन करके भारतीय इंजीनियर्स टेडबीएफ के लिए इसी तरीके की टेक्नोलॉजी को विकसित कर सकते हैं या फिर अनुकूलित कर सकते हैं। और ये सारी चीजें भारत के टेडबीएफ के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होंगी। यानी कि आसान शब्दों में आप समझे तो विदेशी और स्वदेशी प्रणालियों का मिक्स कॉम्बो पैक को अपनाने से भारत अपने नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स को और अधिक सक्षम बना सकता है। हालांकि यहाँ पर हम रिवर्स इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर केवल जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है उनकी समझ को और गहरा करने की बात कर रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत दोस्तों अब फिलीपींस को ब्रह्मोस NG मिसाइलों के साथ LCA तेजस की पेशकश करने वाला है और ये एक बड़ा कॉम्बो पैक भारत की तरफ से माना जा रहा है,
जो कि डेफिनेटली इंडोनेशिया की वायुसेना को आकर्षित भी करेगा। और ये सौदा अगर पूरा होता है तो इंडोनेशिया की समुद्री निगरानी और रक्षा क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। दरअसल ब्रह्मोस एनजी को LCA तेजस से जो भी हमारे अन्य प्लेटफॉर्म है उनके साथ इंटीग्रेट करने के लायक बनाया जाएगा, जिससे कि इंडोनेशिया की जो एंटी शिप क्षमताएं हैं वो काफी बढ़ जाएंगी। और ये कॉम्बो ऑफर न केवल भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बल्कि चीन को भी एक करारा जवाब मिलेगा जिस तरीके से वो पाकिस्तान की हेल्प करता है। 290 किलोमीटर रेंज वाली ये जो ब्रह्मोस एनजी है वो अभी तैयार की जा रही है और इसकी स्पीड मैक 3 है, जो कि नौसैनिक खतरों के खिलाफ एक बेहतर डिटरेंस प्रदान करती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी कि सियाचिन में 5G सेवा यानी कि 5G सर्विस शुरू कर दी है। दरअसल इंडियन आर्मी की फायर एंड फ्यूरी कोर ने ये जानकारी हाल ही में साझा की है। सेना की तरफ से कहा गया है कि जियो टेलीकॉम और इंडियन आर्मी ने साथ में मिलकर सियाचिन ग्लेशियर पर पहला 5G मोबाइल टावर सफलतापूर्वक स्थापित किया, जिन्हें कि सियाचिन की सबसे अग्रिम पोस्ट पर लगाया गया है। सेना की तरफ से कहा गया है कि इस कदम से इंडियन आर्मी की टेक्नोलॉजी क्षमता और बढ़ेगी और सैनिकों को बेहतर कम्युनिकेशन सुविधा मिलेगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि वो करीबन 350 जोरावर लाइट टैंक को खरीदने जा रही है और हाल ही में हाई एल्टीट्यूड पर जोरावर लाइट टैंक के कुछ परीक्षण किए गए थे, जिसमें कहा जा रहा है कि इन टैंकों में अब कुछ इंप्रूवमेंट्स किए जाएंगे और ये जो इंप्रूवमेंट्स यानी कि सुधार किए जाएंगे वो इनकी परफॉर्मेंस बेस के आधार पर ऑब्जर्व किए गए हैं, जब इनका टेस्ट इन हाई एल्टीट्यूड एरिया में किया जा रहा था। आपको बता दें कि इस लाइट टैंक का जो प्रीमियरली फील्ड ट्रायल है वो भी 4200 मीटर की ऊंचाई पर वो पूरा हो चुका है और अगले फेज में भी इसके ट्रायल्स शुरू होंगे, जिसमें कि मिसाइल फायरिंग भी की जाएगी और इसके बाद इंडियन आर्मी इनके ट्रायल्स 12 से 18 महीनों तक करेगी और 2027 यानी कि 2027 से ये सर्विस में इंडक्ट हो जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन है जिसे कि AMCA प्रोग्राम के लिए तैयार किया जाएगा, उसे पार्टनरशिप मॉडल के तहत ही किया जाएगा, जिसमें कि जो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस इंजन का कोर जो है उसे डिजाइन करेंगे। इसके अलावा जो भारतीय इंजीनियर्स हैं उनका ध्यान इंजन के लो प्रेशर साइड में रहेगा और इस कोलैबोरेशन का मेन उद्देश्य यही है कि भारतीय इंजन को एक इंटरनेशनल एक्सपर्टीज मिल सके, खास करके कंबस्टर कोर और हाई प्रेशर कंपोनेंट्स को लेकर। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि नाग मार्क 2 को लेकर आ रही है। DRDO ने स्वदेशी रूप से तैयार की गई 3rd जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और ये मिसाइल दुश्मनों पर सटीक निशाना लगा सकती है। डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक इस मिसाइल ने मैक्सिमम और मिनिमम रेंज लिमिट पर सभी टारगेट्स को आसानी से भेदा। बता दें कि नाग मार्क 2 के फील्ड इवैल्यूएशन को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। यहाँ पर दोस्तों जो नाग 2 है वो नाग 1 से काफी अलग भी है। दरअसल नाग मार्क 2 के जो विंग्स हैं इसे लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम बनाए रखेंगे और ये रिट्रैक्टेबल भी है और इसमें नई टेक्नोलॉजी के लिए बेहतर propulsion सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा दोस्तों नामिका मार्क 2 को लेकर भी एक अपडेट आया। नामिका मार्क 2 का भी फील्ड इवैल्यूएशन पूरा किया गया है और ये काफी क्रिटिकल स्टेप माना जाता है वेपन सिस्टम को ऑपरेशनलाइज करने से पहले का, जिससे कि ये अब भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, MKU लिमिटेड की तरफ से घोषणा की गई है कि वो एक महीने में 24,000 जो बैलिस्टिक हेलमेट्स हैं उन्हें तैयार कर सकता है। पूछना चाहूँगा कि जब क्षमता की बात आती है एक प्लांट की कि भाई आपका जो प्लांट है वो कितने हेलमेट डिलीवर कर सकता है, मतलब एक महीने के अंदर, या जैसे कह सकते हैं। जी जी जी, हम लोग एक महीने के अंदर 24,000 हेलमेट बना सकते हैं और हमें लगता है हमें कि ये जो हमारी क्षमता है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होगी क्वांटिटी के हिसाब से। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित मल्टीपर्पज वेसल यानी कि MPV प्रोजेक्ट का दूसरा जहाज उत्कर्ष को 13 जनवरी 2025 को L&T शिपयार्ड कुट्टुपुली में लॉन्च किया गया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को कुछ और नए ऑर्डर्स मिले हैं जो कि करीबन 561 करोड़ रुपए के हैं, जिसके तहत वो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, रडार एंड फायर कंट्रोल सिस्टम की आपूर्ति करेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि वो इस साल 8,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, जिसके तहत 307 ATAGS का ऑर्डर दिया जाएगा 2025 में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए 53,000 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर है वो मार्च में साइन किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय वायुसेना करीबन 20 स्पेशलाइज्ड कैमिकेजी UAVs की खरीद करेगी, जिनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना की इंस्टॉलेशन को बचाने के लिए स्वार्म ड्रोन्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारत और बांग्लादेश को लेकर आ रही है। दोस्तों बांग्लादेश ने अब बॉर्डर पर जो फेंसिंग की जा रही है उसका विरोध दर्ज कराया है। दरअसल बांग्लादेश बोल रहा है कि भाई ये जो बात हुई थी
बॉर्डर पर कटीले तार लगाने की वो शेख हसीना के टाइम पर हुई थी, लेकिन बांग्लादेश अब इसे नहीं मानता। दरअसल बांग्लादेश की जो यूनिस गवर्नमेंट है वो भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा समझौते को खत्म करने पर विचार कर रही है। बता दें कि नवंबर में बाड़ लगाने का काम यानी कि फेंसिंग करने का काम शुरू किया गया था, लेकिन बांग्लादेश की सेना ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद इस काम को एक बड़ा झटका लगा है। बीएसएफ की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उन्होंने फिर से फेंसिंग शुरू की है और जो समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच उसके अनुसार पहले से ही बांग्लादेश को इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन अब बांग्लादेशी गवर्नमेंट इस समझौते से मुकर रही है। वो कह रहे हैं कि हम इसकी एक बार फिर से समीक्षा करेंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश दोस्तों किस तरीके के सुर बदल रहा है और अपनी ही बात को वो नहीं मान रहा है। यहाँ पर दोस्तों भारत को बेझिझक होकर फेंसिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो घुसपैठी तस्कर न जाने और कौन कौन लोग भारत के अंदर आकर यहाँ पर अस्थिरता फैला सकते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में कश्मीर और लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाली जेड मोड सुरंग यानी कि सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। दरअसल ये सुरंग जो है वो काफी स्ट्रैटेजिक महत्व रखती है भारत की सुरक्षा को लेकर। 6.4 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है और इस सुरंग का काफी रणनीतिक महत्व है। इससे भारतीय सेना की पहुंच लद्दाख में चीन से सटी एलएसी पर और पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके तक आसानी से और तेजी से हो सकेगी। ये जो टनल यानी कि सुरंग बनाई गई है वो समुद्र तल से 8,500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बनाई गई है। इस सुरंग रोड की कुल लंबाई 11.98 किलोमीटर है और इस टनल का मेन एम ये भी है कि श्रीनगर और लद्दाख के बीच बिना किसी प्रॉब्लम के संपर्क बनाए रखा जा सके, यानी कि पूरे साल कनेक्टिविटी बनी रहेगी। बताया जाता है कि इस सुरंग से यानी कि टनल से हर घंटे 1000 वाहन गुजर सकते हैं। तो फिलहाल ये तभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।